नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बंगाल का एग्जिट पोल। पिछले 10 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी के इस बार सरकार बनाने के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में महज 3 विधायकों वाली बीजेपी इस बार राज्य में सरकार के आसार नजर आ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में भले ही दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर की संभावना जताई हो, लेकिन टीएमसी को काफी सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को जबरदस्त फायदा। ऐसे में आखिर क्या समीकरण है जिसके दम पर 5 सालों में बीजेपी बंगाल के अंतिम पायदान से उठकर पहले नंबर 2 और नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान होती दिख रही है। हम इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं प्रमुख एग्जिट पोल पर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यह होता है कि आखिरकार जो आंकड़े और तस्वीरें आई हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 5 सालों के इन डिफरेंस में 5 सालों में ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण थी कि आखिरकार किसको कितने वोट मिले, किसकी कितनी सीटें थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त ये हो गई है कि जिस भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं थी, वो जिस तरह से इस बार आई, सामने आई, प्रचार प्रसार में जुटी और जिस तरह से परिवर्तन और बड़े बड़े रोड शो हुए, लग रहा था कि बीजेपी का दमखम है। और वाकई में वो दमखम अब जब एग्जिट पोल आए हैं तो उसमें दिखना शुरू हो गया है। और उसमें दिखने के साथ साथ जो कांटे की टक्कर दिख रही है वो वाकई ममता की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा सकती है। अब तक के जो एग्जिट पोल हैं, आपको बता दें कि उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई दिखी है और कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी ये हैं कि आखिरकार किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा। तो बंगाल में सीटों पर खेला होबे। 2 तारीख को नतीजे हैं। इंतजार बस 1 या 2 दिन का कह लीजिए, 1 दिन का कीजिए, क्योंकि आज 30 तारीख और फिर 1 तारीख हो जाएगी और 2 को तो नतीजे आने जब शुरू होंगे तो वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। लेकिन हाँ, दो तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कांटे की टक्कर है। कई मेहमान जुड़े हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से ब्रजेश पांडे जी जुड़े हैं। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जॉय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जॉय चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में माकपा से हमारे साथ जुड़ेंगे जसविंदर सिंह, और जब वो जुड़ेंगे तो उनका हम स्वागत करके इस चर्चा में उन्हें शामिल करेंगे। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे करना चाहती हूं। आज जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है और बंगाल की बात हो रही है, बंगाल के एग्जिट पोल की बात हो रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं कांटे की टक्कर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कड़ा मुकाबला देकर आई है और कहीं ना कहीं ममता दीदी को मुश्किल हो सकती है। दरअसल आपके पास जो एग्जिट पोल है और जो मीडिया में खबरें आई हैं, उसके अलावा एक ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो इससे बहुत बेहतर है। हम समझते हैं एग्जिट पोल में भी अगर आप सी वोटर की बात देखें या एक्सेस बाय इंडिया की बात देखें या सीनेक्स की बात देखें, सभी जगहों पर सभी लोगों ने इन एग्जिट पोल जिनकी करीब करीब खबरें सही निकलती हैं, एक्सेप्ट बिहार के चुनाव में भी इन तीनों ने कहा था कि वहां पर फिर से जो है वो नीतीश कुमार रिपीट होंगे। बाकी सबने वहां पर लालू यादव के पुत्र को कहा था कि चुनाव निकाले जाएंगे और वो सीएम बनेंगे। तो जो महत्वपूर्ण है सी वोटर लगातार कह रहा है कि वहां पर टीएमसी की 158 करीब सीटें आएंगी और बीजेपी 115 सीटें पाएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खेला होबे की बात ममता दीदी ने कहा था, उसकी स्थिरता जो आपने कहा 1 दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसकी स्थिरता को देखना है लोगों को। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, चाहे वो आपका आसनसोल का इलाका हो, चाहे आपका दुर्गापुर का इलाका हो, चाहे हावड़ा का इलाका हो, हम समझते हैं चूंकि बंगाल के में कोल इंडिया का 10 साल मेंबर था CIL में, तो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट और वहाँ के लोगों से, वहाँ के सीनियर जर्नलिस्टों से हम लगातार बात करते रहे हैं और वहाँ की जनता से बात करते रहे हैं।
इसलिए कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर लोकल बनाम वोकल वाली बात चल गई है और उन लोकल वाली बात में ममता दीदी सफल साबित हुई हैं। आप बताइए, मद्रास हाईकोर्ट को इस पर टिप्पणी करना पड़ा चुनाव आयोग के ऊपर, यहाँ तक कि कहा गया कि अगर आप 2 तारीख को जो है प्रोटोकॉल पूरी तरीके से पालन नहीं करेंगे तो पूरा चुनाव आपका जो है हम रोक सकते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे लगा दी गई और एक तरीके से पूरी केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी ने जिस तरह से वहां ताबड़तोड़ रैली की, उसके बाद कोरोना को लेकर के पूरे देश में आज जो हाहाकार की स्थिति मची वो बंगाल के चुनाव से आई। तो आपने सारे नियम कायदे की धज्जियां उड़ा करके वहां पे चुनाव लड़ा, उसके बाद भी जो महत्वपूर्ण रुझान देने वाले एग्जिट पोल हैं तो वो सारे एग्जिट पोल में वहां पर टीएमसी ही लीड करते हुए दिख रही है। तो मैं इस एग्जिट पोल को हालांकि रुझान मानता हूं, लेकिन इस एग्जिट पोल का जो रुझान है वो टीएमसी की ओर जाता दिखाई पड़ता है। मैं आपको इतना ही कहूँ। चलिए ठीक है, देखिए ये बात बहुत स्पष्ट है कि एग्जिट पोल तमाम जगह के हैं और एग्जिट पोल को एक इस तरह से लिया जाता है, हर बार हर चुनाव में एग्जिट पोल होते हैं और निश्चित तौर पर आंकड़ों से एक अनुमान लगाया जा सकता है एग्जिट पोल के कि आखिर जीत किसकी हो सकती है। लेकिन जब तक जनता जनार्दन ने जो बटन दबाया है उसके नतीजे नहीं आएंगे, आप कुछ नहीं कह सकते। हम चर्चा सिर्फ उन्हीं आंकड़ों पर कर रहे हैं जो एग्जिट पोल में आए हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी या टीएमसी जीत जाएगी या कोई और आ जाएगा। फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, बहुत सारे एग्जिट पोल हैं, हालांकि ब्रजेश जी ने एक बात बोली है कि उनके अकॉर्डिंग जितना उन्होंने सर्वे देखा, पढ़ा, सुना और बातचीत की है, टीएमसी को लीड मिल रही है। लेकिन बाकी जो आंकड़े हम तक पहुंचे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी दे रही है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिसका पिछले बार के चुनाव में महज 3 सीटें आई हों जिस बीजेपी की, वो आज कांटे की टक्कर देख रही है। तो ये परिवर्तन कैसे? पोल आया है, एग्जिट पोल लोग अपना अपना आंकड़े होते हैं, अपने अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से ये लोग अपना एग्जिट पोल निकालते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ पहले भी मैंने कहा, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि रिजल्ट होगा तो आप देखिए कि हमारे पास जो सीटें आ रही है 210 और 220 के बीच में हम सीटें लेके आ रही है। किंतु और रही बात जो आपने बताया कि 3 से इतने में चले आ रहे हैं, कुछ सीटें इन्हें बहुत मिलेगी क्योंकि इन्होंने वोटों को बहुत ज्यादा पोलराइज करने का काम किया है। हिंदू और मुसलमान बंगाली को बांटने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये लोग कामयाब हुए हैं। और मैं आपको फिर बताता चलूँ कि 2019 में भी जब इन्होंने 18 सीटें ली थी और हमारा उस दरमियान में भी 3.48% वोट बढ़ा था, हमारा वोट परसेंटेज कहीं घटा नहीं था। और इस इलेक्शन में भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और ये आप देखिए 60 और 70 के बीच में ये लोग सिमट के रह जाएंगे। आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए, 2 तारीख को 210 और 200 के बीच में सिर्फ हम लोग सीट लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। फरीद जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। जॉय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। जॉय जी, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और क्या लगता है ये जो परिवर्तन होगा या नहीं होगा 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो लग रहा है कि कुछ गेन करने की कोशिश अच्छी बीजेपी ने की है। देखिए, सबसे पहले तो राखी जी, ब्रजेश जी को बोलूंगा कि ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि देखिए, सर्वे जो होता है कई हद तक सही होता है और हम कई हद तक फेल हो जाता है। लास्ट बिहार के इलेक्शन में देखे होंगे कि वहाँ का सर्वे फेल हो गया था। तो सर्वे जो है कुछ सैंपल लेकर के किया जाता है, हर व्यक्ति के मन को टोटल नहीं होता। और बंगाल का जो सर्वे है ना, यहाँ पे लास्ट टाइम भी बंगाल को लोकसभा इलेक्शन में 7 से 8 सीटें के बाद कहा गया था और हमने 18 सीट लाया था बंगाल में, हमने 18 सीट जीता था। तो बंगाल की जनता की मन को समझना कई हद तक मुश्किल है, क्योंकि ये जो सैंपल टेस्ट लेकर के सोचते हैं कि यहाँ पे की जनता का मन टटोल लें, ये यहाँ पे के लिए ये मुश्किल है बंगाल के लिए। और राज्यों की बात नहीं करूंगा, बट बंगाल में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बंगाल की जनता है वो अब सबको परिवर्तन चाहती है। उनका गुस्सा है कोरोना को लेकर नहीं, उनका गुस्सा है ये राज्य सरकार के खिलाफ कि इस राज्य सरकार को कैसे भी हो उखाड़ फेंकना है यहाँ से। तो उसके खिलाफ इनका है। और ब्रजेश जी जो बोल रहे थे कि यहाँ पे कोरोना फैल गया दिल्ली से आए इसके लिए, तो देखिए दूसरे राज्यों में भी थी, यहाँ की सरकार फेल हुई है, यहाँ की सरकार ठीक से मेंटेन नहीं कर पाई है। आज तो देखिए आपातकालीन लगा सकती थी, सब जो भी रैली थी रैली को रोक सकते थे सरकार, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
क्योंकि कहीं हद तक इनका वो था ही नहीं, इनका था कि आदमी को इस कोरोना महामारी में फंसा दो और जो भी है ठीकरे मोदी जी के मत्थे मर दो कि हाँ मोदी जी ने इतना रैली किया इसलिए यहाँ फैल गया। आज तृणमूल ने भी रैली किया, अब कांग्रेस ने रैली नहीं कर पाया, राहुल जी यहाँ समय नहीं दे पाए क्योंकि यहाँ पे वो लेफ्ट के संग में दोस्ती है और केरला में लेफ्ट के आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। तो कहीं हद तक राहुल जी दोहरी नीति के लिए यहाँ बंगाल में टाइम नहीं दे पाए, तो ये बोलते हैं कि हमने रैली नहीं किया। ये रैली नहीं की, इनका बड़प्पन नहीं है, ये फेल हुए तो फेल को अपने आप को दिखा रहे हैं हमारे मैं इसलिए फेल हो गया, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, हमारे नेता नहीं आए इसलिए तुमको समझना पड़ेगा क्यों नहीं आए। ठीक है, यहाँ परिवर्तन होगा। बंगाल की जो जनता है वो खेला खेल चुकी है और 2 तारीख को और एक दिन बचा हुआ है, कल के बाद परसों रिजल्ट आ जाएगी, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए, हम अपने बलबूते पे सरकार यहाँ लाएंगे। बिल्कुल, चलिए वो आने वाले वक्त में भी क्या 2 मई को वाकई में सब कुछ देखकर समझ में आ जाएगा। जसविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्य सचिव हैं माकपा के। जसविंदर जी बहुत स्वागत। क्या लगता है बंगाल में खेला होबे या फिर परिवर्तन होबे? जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्या कह रहा है गणित? नहीं, नमस्कार। एग्जिट पोल को जो है 2 तरह से 2 परिस्थितियां जो है उनको 2 तरह से समझना होगा। पहली बात तो जो है कि जैसा ही आपने कहा है कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, नंबर 1। दूसरा जो है इस बार कोरोना की वजह से जो हालात हैं वो हालात ऐसे हैं कि लोगों के मन को टटोलना और ज्यादा मुश्किल था। और तीसरी बात यह है कि बंगाल में जिस तरीके से आतंक था, मतदाता खुल के अपनी बात कह भी नहीं पा रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी हालत और ज्यादा खराब है। लेकिन इसके अलावा जो है कि जो 5 राज्य हैं उन राज्यों के में जिस तरीके से ट्रेंड अगर आए हैं चुनाव जो एग्जिट पोल के, वो सब जगह देखे तो वहां पर भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर सत्ता में थी असम में, वहां पर भी उसकी ताकत घट रही है। तो वो ट्रेंड जो है वो भाजपा के खिलाफ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा 2 तारीख तक, और निश्चित रूप से 2 तारीख को जो वहां का जनता का जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। यही मुझे अभी कहना है। बिल्कुल ठीक है। ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। रांची जी, मुझे अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता की बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। विद्वान व्यक्ति हैं, कई डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके हैं। मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई आती है कि मत कीरित गति भीत भुलाई, जब जी जतन जहां जही पाई, तो जानव सत्संग प्रभावु लोकहु वेद न आन उपाऊ। बंगाल के 8वें चरण के चुनाव में 76.07% वोट पड़े थे, जिसमें अंतिम 4 जिलों में कुल 35 विधानसभा सीटों में वोट डाले गए। चाहे वो मालदा की 6 सीटें हों, चाहे बीरभूम की 11 सीटें रही हों, चाहे मुर्शिदाबाद की 11 और कलकत्ता नाथ की 7 सीटें इसमें शामिल थी। हम इनसे कहना चाह रहे हैं, उस समय मैं नहीं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग की रिपोर्ट में आया कि टीएमसी के उम्मीदवार कोरोना पॉजिटिव हो गए थे भगवान टोला सीट से। उसके बाद जब आप देखिए, जब 3 बजे तक 68.46% वोटिंग हुई थी, चुनाव आयोग ने वहां पर कहा था कि भाई यहाँ पर जो अपना बीरभूम और मुर्शिदाबाद का इलाका, यहाँ भी बहुत सारे कोरोना के सेंसिटिव केसेस मिल रहे हैं। मणिकतला की भी यही स्थिति थी। तो ये मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जिस पर खुद चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में इस चीज का जिक्र हो चुका है कोरोना को लेकर के। हम समझते हैं कि इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने और देश के अन्य हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी कर दिया है। उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत हो गई है चौधरी जी। खूब शौक से देखिए, 24 घंटे 48 घंटे आप शौक से देखिए, लेकिन जब परिणाम आएगा तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ग्राउंड रियलिस्टिक रिपोर्ट क्या थी। क्योंकि बंगाल के लोगों ने किसी भी तरह से, मैंने आपसे कहा है, उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया कि कोई भी बाहर से आदमी आकर के हमको मोटिवेट करे। और जिस हाईटेक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रचार किया, अंत में चुनाव आयोग की सख्ती के बाद और माननीय सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद कि इस कोरोना काल में किसी भी पार्टी को इस तरह धड़ाधड़ रैली नहीं करनी पड़ चाहिए, तब जाकर के अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां की रैली को स्थगित करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से बात की। इससे बचना चाहिए था, क्योंकि देखिए आज कोरोना को लेकर के हमारा मुल्क को लड़ाई लड़नी पड़ रही है और दूसरी वेव वाकई बहुत खतरनाक है, ये सब कोई देख रहे हैं।
पर डे इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं, और उसके बाद आप बताइए कि आपने जिस तरह से चुनाव को प्रखरता दिया। अच्छा ब्रजेश जी, ये सवाल मेरा सभी मेहमानों से होगा। एक सवाल मैं आप ही से शुरू कर रही हूँ। क्या लगता है बंगाल का ये जो चुनाव हुआ है, सिर्फ पश्चिम बंगाल की मैं बात करूंगी क्योंकि वहीं के एग्जिट पोल की हम चर्चा भी कर रहे हैं, कि सबसे ज्यादा एग्जैक्ट यदि बात की जाए तो कौन से मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर के जनता ने इस बार वोट किया होगा? देखिए, बंगाल के चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात आपने खुद कह दिया मैम जी, कि जो वहां पर लोकल बनाम वोकल एक बात थी, दूसरी बात खेला हुए वाली बात थी, तीसरी बात जो दीदी ओ दीदी प्रधानमंत्री जी कटाक्ष करते थे और लोग उस कटाक्ष को किस तरह से परिमार्जित करते थे, वो सामने बातें आई। हम समझते हैं बंगाल के अंदर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। स्थानीय स्तर पर नेताओं ने जो काम किया हो, चाहे वो नंदीग्राम की घटना हो, चाहे वीरभूम की घटना हो, चाहे मुर्शिदाबाद की घटना हो, चाहे आसनसोल की घटना हो, उसी के आधार पर मतदाता वोट देगा। हाईटेक प्रचार का वहाँ कोई असर नहीं पड़ा है। लोगों ने खूब हाईटेक प्रचार देखा, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला व्यापार इस देश के अंदर अगर कहीं किया था तो बंगाल में किया था। तो हम समझते हैं बंगाल हर चीजों से, हर रगों से वाकिफ है, और आपको इस देश के अंदर सहिष्णुता, संस्कार, संस्कृत की राजनीति कहीं मिलेगी तो आपको बंगाल में मिलेगी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस बात को अपनी पंक्तियों में जिक्र भी किया है। तो हम समझते हैं ये चुनाव चुनौती हो या न हो, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन बंगाल की जनता ने किसी भी तरह से ममता को हटाने का संकल्प नहीं लिया है। फरीद जी, कौन से महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिसे जनता ने बहुत गंभीरता से सुना, समझा होगा? कुछ साइलेंट वोटर्स ने भी काम किया है, बहुत सारी बातें हैं देखिए, लेकिन परिवर्तन होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, और आपने भी कहा कि 200 से ऊपर सीटें आपकी आएंगी, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे जनता ने सोच के वोट किया होगा? देखिए, मैंने पहले ही बताया था, आज बता रहा हूँ कि ये धरती, बंगाल की धरती गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की धरती है, काशी नजरुल साहब की धरती। यहाँ के लोग पूरे देश के हिसाब से कुछ अलग हटकर सोचते हैं। यहाँ के लोग वोट देने से पहले सोचते हैं कि सामने वाले ने क्या अभी जो कह रहा है और सामने वाले ने किया क्या। तो यहाँ के लोगों ने ये देखा है कि ये जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इन्होंने 7 सालों में क्या किया है। जो यहाँ आकर बता रहे हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सोनार बांग्ला बना दूंगा, तो वो पहले ये जज करते हैं तो तुमने पूरे हिंदुस्तान में तुमको जब दिया गया, उत्तर प्रदेश तुम्हारे पास है, मध्य प्रदेश तुम्हारे पास है, राजस्थान तुम्हारे पास था, छत्तीसगढ़ तुम्हारे पास था, गुजरात तुम्हारे पास है, तो तुमने वहां पर क्या किया। तो यहाँ के लोगों ने पहले देखा तुमने वहां पर क्या किया, तो तुम यहाँ पर आके कुछ करो। तो यहाँ के लोगों ने देखा कि तुमने जहां भी कुछ किया नहीं किया, आज तक कुछ भी नहीं किया। ट्रम्प जी जब आए तो तुम्हें अपने लोगों को की गरीबी छुपाने के लिए तुम्हें दीवारें उठानी पड़ी। आज उत्तर प्रदेश में जब डॉक्टर कपिल ने 2017 में ऑक्सीजन सप्लाई के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उसको सस्पेंड करके जेल भेज दिया गया। आज वो अगर उसी वक्त इनके कान खुल गए होते तो आज ये ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि इन्होंने भी कुछ नहीं। और लोग ने ममता बनर्जी को देखा कि ममता बनर्जी जो कहती है वो करती है। ममता बनर्जी ने जो जो किया उससे ज्यादा किया। ममता बनर्जी लोगों के दिलों में रहती है, ममता बनर्जी लोगों के बीच में जाती है। ममता बनर्जी ने सरकार को आपके द्वारे पे लाके खड़ा कर दिया। हमने टीम चलाई थी द्वारे द्वारे सरकार, तो सरकार आपके द्वारे द्वारे पर आई। आपको क्या काम बाकी है, क्या रह गया है, लोगों के दिल में उतर गई ममता बनर्जी। और वहीं पर मोदी जी का जो टॉन्टिंग थी एक लेडीज के लिए, एक महिला के लिए, दीदी ओ दीदी, वो बंगाल के लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो पसंद नहीं आया। एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, बंगाल की जनता ने उन्हें नहीं माना और सरे से इनको निकाल दिया। ठीक, जॉय जी क्या लग रहा है आपको कि क्या बदलाव? देखिए 2-3 बातें बहुत वाकई में महत्वपूर्ण थी कि बाहर से कोई आ गया तो हम उन्हें क्यों चुनेंगे। दूसरी चीज, वहां पर आने के बाद लोगों का दिल जीतना, लोगों का विश्वास जीतना, उनके लिए विकास की बात करना, उनकी जो जरूरतों को हो उन्हें समझना। और इतना करने के बाद अब नतीजों पर सब डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां पश्चिम बंगाल की थी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने समझा होगा? राखी जी, सबसे पहले तो जसविंदर जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनकी बात का समर्थन करता हूं कि यहाँ के जो जनता है एक सहमे हुए हैं, यहाँ की जनता डरे हुए हैं। तो एग्जिट पोल में क्या बोले नहीं बोले तो उस पर मैटर नहीं करता है। और दूसरी बात है, यहाँ की जनता है कट मनी के खिलाफ, यहाँ की जनता जो है सिंडिकेट राज के खिलाफ, ये आम्फान में जो दुर्नीति हुई थी उसके खिलाफ जनता ने वोटिंग करी है। 2019 में यहाँ के बंगाल के नेताजी इंडोर स्टेडियम में
ममता बनर्जी ने अपने पार्टी वर्कर की एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में ममता बनर्जी बोली थी कि श्रमजीवी लोगों को 2000 रुपए का मंथली मिलता है, आप लोग उसमें से भी 200 रुपए खा लेते हो, कटमनी ले लेते हो। आज कन्याश्री पकड़ते हो, उसमें से भी आप लोग कटमनी ले लेते हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। माने वो खुद उनकी जो नेत्री है वो खुद स्वीकार कर चुकी है कि उनके नेता चोर हैं। रहा बात बाहरी और भीतरी की, तो मैं आपको बोल दूं, हमारे सीनियर हैं ब्रिजेश जी, उनको भी बोल दूं कि देखिए भाजपा जो है सर्वभारतीय पार्टी है। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी हमारे सर्वभारतीय नेता हैं। वो भी बंगाल में आते हैं तो बाहरी नहीं है। आज खाली वो ऐसे नहीं है कि वो खाली बंगाल में आए हैं, वो असम में गए हैं, वो केरला में गए हैं। जब यूपी इलेक्शन होता है यूपी इलेक्शन में जाते हैं, या जब मुंबई महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है वहां जाते हैं। वो हमारे नेशनल लीडर हैं, वो हर जगह जाते हैं, ऐसे नहीं कि जाते हैं। अब रहा बात तृणमूल की देखिए पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, ये एक राज्य में सीमित है, तो इनकी नेता जो है सुप्रीमो एक ही व्यक्ति है, ममता बनर्जी। तो वाजिब है कि ममता बनर्जी यहाँ पे सब पूछेगा उनको। लेकिन हमारे जो नेता हैं जो बाहर से आए हैं वो सपना नहीं दिखाए हैं, जो वास्तविक है बंगाल का जो चरित्र है वो दिखाने हैं कि कहाँ बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर का था, कहाँ सोनार बांग्ला था और कहाँ हो गया है। उसे फिर से सोनार बांग्ला में लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और रहा बात दूसरी बात, तो हमारे टीएमसी प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता जो ब्रिजेश जी बोल रहे थे, तो उनको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि दीदी और दीदी मैं भी आपको अभी राखी दीदी राखी दी बोला हूँ, बांग्ला में दी बोला जाता है, तो मैं दीदी बोला हूँ। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पे दीदी वर्ड कोई असम्मानजनक होता है। और यदि आप किसी को तुम बोलते हो, तू तमारी, माने बांग्ला में तू तमारी, तू आमा का ताका दिए चीज, तू आमा के कोई भी, तो ये हद तक ये जो संस्कृति है बहुत ही गिरता हुआ एकदम निचली स्तर संस्कृति है। दीदी हमें नहीं लगता कि किसी को यदि आप दीदी बोलोगे तो भारत जाएगा, दीदी बोलोगे। जहां तक कि ममता बनर्जी हर रैली में बोली है कि मैं तुम्हारे कमर में रस्सी बांध के घुमाऊंगा, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाला, हिसाब लेने वाला, हम अम्फान में पैसा खा लिया तो तुमको मैं क्यों हिसाब दूं, तुम क्यों हिसाब मांगोगे। तो भाषा संस्कृति जो है ममता बनर्जी से तुलना नहीं किया जाता है। उनकी जो भाषा की मर्यादा है वो जब उनकी दिमागी संतुलन बिगड़ चुकी है वो कुछ भी बोल देते हैं। और दीदी में कोई भी खराबी नहीं है। मैं भी आपको दीदी बोल रहा हूँ, हमें नहीं लगता कि कहीं हद तक या आप गुस्से हो गए या मैं ब्रिजेश जी को दादा बोल दूंगा तो ब्रिजेश जी गुस्से हो जाएंगे। तो इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है इन लोगों की, कांग्रेस की और तृणमूल की। तो यहाँ बात रहा, उनको मैं बोलूंगा कि 2 दिन ठहर जाइए, इतनी दिन वेट किए आप लोग, 2 दिन की बात है। पहली बार बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार में तृणमूल हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, हर व्यक्ति चाहे वो किसी दल से जुड़ा हो नहीं जुड़ा हो, हर को सुशासन मिलेगा, हर कोई शांति से यहाँ पे जीवन निर्वाह अपना कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है। जसविंदर जी, क्या लगता है वाकई में क्या इस चीज को मानते हैं कि जितना प्रचार प्रसार हुआ, जितना दीदी को लेके बोला गया, जितना दीदी ने पलटवार किया, कि लगता है आपको कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 8 चरणों में मुद्दों पर बात हुई है सिवाय छींटाकशी के? नहीं, जहाँ तक जो है कि लेफ्ट का और हमारे मोर्चे का सवाल है और जो जनता का सवाल है, जनता के लिए वहां पर जो मुद्दा था वो था बेरोजगारी, जनता के लिए मुद्दा था कृषि संकट, जनता के लिए मुद्दा था महंगाई। और इन मुद्दों पे जो है कि जनता ने चर्चा की है और जनता ने जो है कि इन मुद्दों को एक्सेप्ट भी किया है, जनता ने इन मुद्दों पे जो है वोट भी किया है। और इसलिए जब बात करते हैं इन सारे सवालों पर, तो बंगाल की जनता ये भी देख रही थी कि किस तरीके से कृषि बिलों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, किस तरीके से मोदी जी को घेरे हुए जो है कि दिल्ली को घेरे हुए देश के किसान जो है कि पिछले 5 महीने से बैठे हुए दिल्ली के अंदर, और लगातार जो है उसके खिलाफ जो आंदोलन है वो आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए जो है कि ये जो आंदोलन है, जो जनता है, महंगाई है, इसको लेकर जो है ये मुद्दे हैं। दूसरा जो मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार का सवाल जो है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान में नहीं उठाया है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी हो या जितने वो लोग हो जिनको भ्रष्टाचार से आरोप लगाती थी, जिनके बारे में कहती थी कि इनको जो है कि हम जेल के अंदर पहुंचाएंगे, वो सब तृणमूल के नेता इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो है कि चुनाव लड़ रहे थे। तो दूसरी बात इसलिए जो है कि मुद्दों
मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास थे ही नहीं। बिल्कुल। और तीसरी बात ठीक। जहाँ तक जो है चुनाव, आखिरी बात कह रहा हूँ जी। कि जहाँ पर जो है कि चुनाव की रैलियां ना होने के बारे में उसमें लेफ्ट ने जो है कि लेफ्ट और संयुक्त मोर्चे ने जो है कि 4 चरण पहले कह दिया था कि हम अगर रैली नहीं करेंगे इतने संकट की वजह से, लेकिन जब कहते हैं कि रैलियां नहीं हुई हैं तो अमित शाह जी की 2 रैलियां भीड़ ना होने की वजह से हेलीकॉप्टर का बहाना बनाने के बाद स्थगित की गई। ठीक। जेपी नड्डा साहब की 2 रैलियां स्थगित की गई। भीड़ का संकट उनके लिए था, हमारे लिए नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि समय की सीमा है। मैं बीच में सभी मेहमानों को रोकूंगी और अगला सवाल नहीं ले पाऊंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात चल रही थी बंगाल एग्जिट पोल की। देखिए, बंगाल का एग्जिट पोल तो कांटे की टक्कर बता रहा है और कांटे की टक्कर के बीच अपने अपने दावे कर रहे हैं राजनीतिक दल, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल सही बात है कि 2 मई को हो जाएगा और स्वदेश न्यूज इसकी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाता भी रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।